खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और जो ताज़ा तीन ख़बरें हैं आज का अखबार और कुछ ऐसे इशूज़ जो लगातार हम उस पर कल भी बात कर रहे थे, कुछ टाइम बचा तो उस पर भी बात करेंगे। आज के इस अखबार में सबसे बड़ी जो सुर्खी है उसमें है मिस्री फ़ौज की मुजाहिरीन पर फायरिंग, 51 हलाक, सैकड़ों ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तो मिस्र की सूरत हाल आपके सामने है। सदर मुर्सी की हुकूमत को ख़त्म किया गया और एक साल के दौरान ही ये तमाम सिलसिला हुआ। हुस्नी मुबारक की हुकूमत को पहले ख़त्म किया गया, बहुत लंबा अरसा जो एक आमराना दौर था उसे ख़त्म किया गया। अवाम ने खुशियाँ मनाई, सदर मुर्सी आए और एक साल के दौरान ही उनकी हुकूमत को भी ख़त्म किया गया है। और अब जो ताज़ा तीन इत्तलात है, बताया जा रहा है फ़ौज की तरफ से कि आइंदा साल वहाँ पर नए इलेक्शन होंगे। तो हुकूमतों का आना और जाना ये एक अलग सिलसिला है, लेकिन जो हलाकतें हैं, मासूम शहरियों की हलाकतें और इसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, ये बहुत ही तशवीशनाक सिलसिला है। इस पे वहाँ की जो क़यादत है उसको भी सोच विचार करनी होगी। और दीगर जो ममालिक कहते हैं कि हम सपोर्ट करने वाले, जो बागियों को कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है, शाम में भी यही सूरत हाल है। लेकिन होना यही चाहिए कि जो बैरूनी मुदाखलत है ख़ास तौर पर वो कम से कम हो, और जिस मुल्क के लोग हों, जिस मुल्क के बासी हों, उनको ये अख्तियार होना चाहिए कि वो किस शख्स को पसंद करते हैं, किस को नापसंद करते हैं, और आज़ादाना तौर पे वो इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन में दोबारा अगर उनको ये कोशिश हो कि नए सदर आएँ तो नए सदर आ जाएँ। और यहाँ पर सदर मुर्सी के हमायतियों के भी काफ़ी जुलूस निकल रहे हैं, मुजाहरे किए जा रहे हैं, और दोनों अतराफ़ के जो हमायती हैं उनके दरमियान भी झड़पों में बहुत सी हलाकतें हो चुकी हैं। तो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल मिस्र की। एक वक्त था कि मिस्र में कोई इस तरह के ख़ास तौर पर जानी नुकसानात की खबरें बहुत ही कम मिला करती थी, लेकिन 51 फायरिंग से जो मुजाहिरीन उनको हलाक कर दिया गया। तो ये एक सबसे बड़ी ख़बर यहाँ के अखबार में। इसके अलावा डेविड कैमरून जो यहाँ के वज़ीर आज़म है, रमज़ान मुबारक से हवाले से उनका एक बयान छपा है। उन्होंने उम्मत मुसलिमा को मुबारकबाद दी है और कहा है कि रमज़ानुल मुबारक इस्लाम की असल रूह की अक्कासी करता है। इस माह के दौरान गरीबों के लिए दुआ करें और अल्लाह से लगन का इजहार करें। और इसी तरह सदर ओबामा ने भी मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद दी है। खैबर पख्तूनख्वा खुदकश हमले में 8 अफराद जहाँ भाग, 10 ज़ख्मी, मोटरसाइकिल सवार बमबार ने जहाँ भाग कबायली रहनुमाओं मलक हबीब और मुमताज़ मलक की गाड़ी के पास आकर ख़ुद को उड़ा दिया। और ये सवाबी में बम नकारा बनाते हुए एक शख्स हलाक। ये जो ख़बर है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि इसमें भी नई हुकूमत, सूबाई हुकूमत आई है और ये मामला किस पे डलेगा। सूबाई हुकूमत वो अपने तहीं पे ज़ाहिर है इंतज़ामिया पर पूरी एक दस्तरस रखती है या नहीं रखती, क्या क्या कमियाँ हैं वहाँ पे। MPs वहाँ पे शहीद हो चुके हैं और लगातार धमाके भी हो रहे हैं। पिछले जुमातुल मुबारक को मदरसा हुसैनिया पेशावर में उसमें भी धमाका हुआ, उसमें शहादतें हुई और कल मज़ीद 8 अफराद शहीद हो गए। तो खैबर पख्तूनख्वा एक गढ़ लग रहा है कराची के बाद दहशत गर्दों का कि वो जब भी चाह रहे हैं, जिस गली में, जिस इदारे पे चाह रहे हैं, वो धमाके कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिल बैठ के वफाक को और सूबाई हुकूमत को लोगों की जान को बचाने के लिए कुछ ना कुछ सोच विचार करना होगी। कराची की बात हुई तो कराची में ताज़ा तरीन जो वाक़यात हैं, पुरतशद्दद वाक़यात में 14 अफराद जाँ बाक हो गए, 3 बोरी बंद लाशें भी बरामद हुई हैं। और ये कराची की ये कोई आज पहली ख़बर नहीं है और अजीब सितम ज़रीफ़ी है, अजीब बेहिसी है हमारे हुक्मरानों में कि ये आम रूटीन। और बाज़ औक़ात तो हुक्मरानों की तरफ से ये भी कह दिया जाता है कि इतना बड़ा शहर है और चंद हलाकतें जो हैं वो कोई इतनी बड़ी ख़बर नहीं है। लेकिन जिस घर से एक भी बंदा नाहक कत्ल कर दिया गया और वो बिछड़ गया, तो फिर उस घर की क्या फ़ज़ा होगी। एक हंसता बसता घराना, एक खाता पीता घराना जो है, किसी कफ़ील से वो हाथ धो बैठा या कोई भी एक घर के फ़र्ज से हाथ धो बैठा, तो उस घर की फ़ज़ा सिर्फ वही जान सकता है। तो कराची में तशद्दुद वाक़यात में 14 अफराद मज़ीद शहीद हो गए। तो कौन इसका ज़िम्मेदार है, वहाँ पर अज़ खुद नोटिस भी लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वहाँ पर तरजीहात भी हैं कि क्या क्या किया जाए। कुछ सरकारी इदारों की तरफ से दहशत गर्दों की लिस्ट भी दी गई कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में इतनी तादाद में दहशत गर्द या ऐसे लोग मौजूद हैं जो भत्ताखोर हैं या एक दूसरे को कत्ल करने में उनके ऊपर इल्ज़ामात भी मौजूद हैं। तो तमाम जो इक़दामात हैं वो अब करने के हैं तो सिर्फ हुकूमत के करने के हैं। वहाँ पर रेंजर्स है, पुलिस है, फ़ौज है। लेकिन वही बात कि
क्या अब कमियां हैं, क्या एक दूसरे में अब खामियां ढूंढने की हमें ज़रूरत है या इस्लाह करने की ज़रूरत है? एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी होती रही है, मिल बैठ के बंदर बांट भी हुई है और मुफाहमत के नाम पे 5 साल की हुकूमत भी हुई है। तो ये तमाम, लेकिन फिर भी आवाम ने एक बार फिर वहाँ पर ख़ास तौर पर सिंध में पीपल्स पार्टी को और दीगर जो शहर है कराची, हैदराबाद, वहाँ पर MQM की जो जमात है उसको भारी अक्सरियत दी है। तो इन जमातों का मेन मकसद यही होना चाहिए कि वो अपने अपने लीडरों को बचाने के बजाय, अब तो पीपल्स पार्टी ऐसा लगता है कि वो सदर जरदारी को बचाने में लगी हुई है और MQM की जो जमात है वो लग रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के इर्द गिर्द घूम रही है कि उनके ऊपर कोई केस है, क्या हो रहा है। लेकिन जो आम उनके वोटर्स हैं, आम जो उनके शहरी हैं, उनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो क्या कर रहे हैं, कितनी बार उन्होंने असम्बली से वाकआउट किया है, कितने लोगों ने ऐसी कत्ल गारतगिरी पर अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है। तो ये इसका जवाब बिल्कुल सिफर में आता है। वो अपने मुफादात, अपने लीडर्स के मुफादात के लिए, अपने अलाउंसेस के मुफादात के लिए सब एक हो जाते हैं। कभी बल्दियाती जो एक निज़ाम है सिंध का उसको 79 के तहत कर दिया जाता है, कभी जो परवेज़ मुशर्रफ ने नाज़म मुतारफ़ कराए थे उस अंदाज़ का एक निज़ाम मुतारफ़ कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें अलग तौर पे हो रही हैं, लेकिन जो गरीब शहरी हैं वो मारे जा रहे हैं। लियारी का आपके सामने सूरत हाल है। और कल जैसे हम बात कर रहे थे कि 2 ख़वातीन राशन वसूल करते हुए लाइन में शहीद हो गई, भगदड़ मचने से शहीद हो गई, 24 के करीब वो ख़वातीन ज़ख्मी भी हुई। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। और जब रमज़ान मुबारक की हम बात करेंगे तो इंशाल्लाह इस पर ये भी हम बात करेंगे, खुल के बात करेंगे कि ये हम जब अपने रोज़े रखेंगे, अपने सैर और इफ्तार करेंगे, तो इन लोगों के जो खून है, इन लोगों की जो तड़प है या जो बेबसी है, गुर्बत है, कहीं हमारे पल्ले भी तो नहीं पड़ेगी कि हम भी इन तमाम जो हालात हैं इनके हम खुद भी तो ज़िम्मेदार नहीं हैं। क्योंकि कल भी हम एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शेयर कर रहे थे कि आपने फरमाया कि वो मुसलमान ही नहीं है जो दीगर मुसलमानों की इस्लाह या गौर व फिक्र ना करे, उनकी फलाह बहबूद के लिए वो दिन में कोई एक बार भी सोचे ना, कोई कदम भी ना उठाए, तो वो मुसलमान ही नहीं। तो क्या ऐसे हम मुसलमान बन के महज और भूख और प्यास और मुंह पे फंदा डाल के हमने रोज़े रखने हैं, या अपने दिमाग को खोलना है, दिल को खोलना है और हाथों को खोलना है अल्लाह की राह के लिए और गरीबों की मदद के लिए? तो ये तमाम बातें हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। और मुझ समेत आप सबको, हम सब एक बार हमें मौका है कि हमें झंझोड़ा जाए, हमें एक बार अल्लाह की राह में आने का फिर मौका मिल रहा है, तो हम वापस आ जाएँ, उसी ट्रैक पे आ जाएँ हिदायत की तरफ। तो ये है कराची में 14 मासूम शहरी एक बार फिर एक आज की खबर है कि उसमें शहीद हो गए हैं। जो कराची बदअमनी केस है उस हवाले से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मशीर आलिम साहब का कहना है कि जो कराची की जो बदअमनी है उस पर अगर जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का उस पर अमल कराया जाए तो ये बदअमनी ख़त्म हो सकती है। रहम की अपील मुस्तरद होने वाले मुजरमों की सज़ाओं पर अमल दरामद ज़रूरी है। तो सिंध चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मशीर आलिम बार बार यही कह रहे हैं। बाकर रिजवी साहब की जो हमला हुआ, जस्टिस बाकर रिजवी, उन पर हमले के बाद वो बार बार यही कह रहे हैं कि सिंध में और ख़ासतौर पर कराची की जेलों में 130-135 के करीब ऐसे मुजरम हैं जिनको सज़ाए मौत पर और रहम की अपीलें भी उनकी मुस्तरद हो चुकी हैं। तो उस पर उनका ये आज भी फरमाना था कि इन सज़ाओं पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। तो इस अमल दरामद में कौन रुकावट है, वो किसके भांजे भतीजे हैं, किसके कारकुन हैं जिनको सज़ाए मौत हो चुकी है और फिर भी सज़ाए मौत नहीं दी जा रही, कौन सा दरवाज़ा, कौन से एक दीवार उनके रास्ते में है कि जो कानून और उनके दरमियान हायल है। तो सिंध के चीफ जस्टिस जो हैं मशीर आलिम साहब, उनका ये बयान छपा है कि रहम की अपील मुस्तरद होने वाले मुजरमों की सज़ाओं पर अमल दरामद ज़रूरी है। तो ये कौन कराएगा? इफ्तिखार चौधरी साहब भी उनका बयान सुन रहे होंगे। आम हमारी और आपकी बात चले, उन तक पहुँचे ना पहुँचे, सिंध हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनकी बात भी ना वो उनको पहुँचे, तो ये एक अजीब बात है। वो क्यों खामोश हैं और इस अमल दरामद में क्या रुकावट है, क्यों सामने नहीं आ रहा? इस पर हम इंतज़ार ही कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ऐसे लोगों से हमें छुटकारा हासिल करने में हमें मदद करे और हम में भी ऐसी क़ुव्वत और ऐसी ताकत पैदा कर दे कि हम बुरे को बुरा कह सकें, हक़ को हक़ कह सकें। कुछ ट्रैफिक हादसात की खबरें हैं। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान ट्रैफिक हादसात में ख़वातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक हो गए। मुजफ्फराबाद में बस उलटने से बच्ची समेत 3, दादू में कोच उलटने से 14 और कमालिया में मुसाफिर वैन की टक्कर से 3 अफराद ने जान की बाजी हारी। तो वहाँ पर आए दिन कुछ तो गैस सिलेंडर फटने से कुछ इस तरह के सानियात हो रहे हैं।
ट्रैफिक हादसा, जो कोच उल्टी होगी, बस जो उल्टी है, उनकी जो फिटनेस की कोई म्यार है वहाँ पर पाकिस्तान में कोई नहीं है। वहाँ पर आराम से पैसे दे के आप अपनी गाड़ी को बेहतरीन फिट साबित कर सकते हैं ऑन पेपर्स, लेकिन जो उसकी सूरत हाल पता नहीं ब्रेक ने काम किया होगा, या जो कैपेसिटी थी, अगर 20 लोगों की कैपेसिटी थी, या उस कोच में जो दादू के करीब उल्टी है उसमें 14 अफराद शहीद हो गए, जहाँ बाग हो गए, तो आया उसमें कितनी कैपेसिटी थी, कितने लोगों को लादा गया था। तो ये कोई बात वहाँ पर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले, आप उनको कुछ थोड़ा सा नजराना देंगे, आपको बिल्कुल क्लीन चिट दे देंगे, और वो बहुत आप अपनी मनमानी से उसमें बंदे सवार भी करा सकते हैं। और उसकी कोई भी सिलेंडर की सूरत हाल है, जो गैस सिलेंडर फटते चले जा रहे हैं, उसका कोई म्यार नहीं है कि किस कंपनी से लगवाना है, कहाँ लगवाना है। और तेल खुला, जो पिछले दिनों गुजरात में एक साने हुआ बच्चों की वैन में, एक तो सिलेंडर फटा और उसमें पेट्रोल का एक कैन जो था वो भी ड्राइवर साहब ने वहाँ पर रखा हुआ था, और जो आग लगने से मज़ीद भड़ के और बच्चे उसमें शहीद हो गए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, खुला पेट्रोल गाड़ियों में रखा हुआ है, इस तरह के सिलेंडर जो हैं बिल्कुल नापुख्ता और बिल्कुल ऐसे गैर मेयारी तौर पे वो लगाए हुए हैं, फिक्स किए हुए हैं। लोगों की जानों से खेलना बहुत ही आसान काम है। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, इस पर हमारी हुकूमतों को भी गौर करना होगा, और आम जो बंदा है उसको भी थोड़ा सा खौफ खुदा का मुजाहरा करना होगा कि ये जो मैं एक बंदा या अपने बिज़नेस की बेहतरी के लिए कुछ पैसे बचाने के लिए कोई गैर मेयारी सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, या अपनी गाड़ी की फ़िटनेस जो है उसका ख्याल नहीं रख रहा कुछ पैसे बचाने के लिए, लेकिन मैं कई जानों से खेल भी रहा हूँ, तो ये खौफ खुदा हर किसी को होना चाहिए। तो ये आज की ताज़ा तीन खबरें थी। अभी 10 मिनट है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे पास जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे कि इस हुकूमत ने 1 महीने में क्या किया है, क्या करना चाहिए। और एक तो कल जिस पर बहुत अफसोस हुआ कि अभी तक हमारे इतना नहीं पता NGOs को कि कितने लोगों को वो राशन फराम करेंगे और कितने लोगों को वो बुला रहे हैं अपनी तशहीर के लिए। इस तरह का एक खेल खेला जाता है, और इससे पहले भी कराची में इस तरह का वाक़या हुआ कि आटे की लाइनों में 2 माएँ शहीद हो गई थी, और कल भी राशन वसूल करते हुए 2 माएँ शहीद हुई हैं, 24 ज़ख्मी हो गई। तो इस तरह की सूरत हाल में एक तो सब मुखय्यर हजरात, सब जो खाते पीते लोग हैं, सब जिन्होंने इस वक्त उनके फ्रिज और फ्रीज़र्स में फ्रीजिंग अपने एहतमाम कर रखे हैं, वो सब ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के कि जो लोग भूखे मर रहे हैं। और जो भी हम मसाजिद में इफ्तारियों का एहतमाम करते हैं, इमाम बारगाहों में, अपने फैमिलीज़ में, घरों में, दस्तरखान भरे हुए हैं, 6-6 डिशें हैं, 20-20 डिशें हैं, एक दूसरे को मरूब करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। सवाब का इसमें कोई हसूल नहीं है। हम एक दूसरे की नुमाइश में लगे हुए हैं कि फ़लाँ ने इतने काम किए थे, इतने लोग आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, इतनी डिशें थी, मैं तो आज 1-2 चीज़ें और ज़्यादा पका रही हूँ। तो इस चीज़ में लगे हैं। ये तमाम जो कत्ल हैं, मैं समझता हूँ ये तमाम हम मुसलमानों पे आएंगे कि जो माएँ, और उनके कल भी हम बात कर रहे थे, उन माओं के हलकों में MPs भी होंगे, MNAs भी होंगे, उनके हमसायों में हाजी साहब, मलक साहब, चौधरी साहब, सब कुछ वहाँ पर उनके हमसाए लोगों में होंगे। तो ये तमाम जो घेरा है उन लोगों के गिर्द घूमेगा, और तमाम लोग अगर अपना अपना एहसास करें। और अब इस्लाम में तो ये भी कहा जाता है कि 40 आप हमसाए, ये नहीं कि बिल्कुल पास वाला जो घर है वो आपका हमसाया है, इर्द गिर्द के 40 घरों का ख्याल रखना वो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। तो अगर इस तरह से हम इस्लाम को फॉलो करें तो फिर तो कोई भूखा मर ही नहीं सकता। कोई भी बच्चों को फ़िक्र है, वालिदैन को अभी रमज़ान अभी चढ़ा नहीं है, लेकिन वालिदैन को फ़िक्र होगी मैं अपने बच्चे को ईद के कपड़े कैसे दिलाऊंगी या दिलाऊंगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम जो खुद खाते पीते हैं और फिर अपना आराम से ऐश कर लिया, ठाट बाट कर ली, ये जो बच्चे जिनके तन नहीं ढपे होंगे, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आगे चल के वो हमारे बच्चों पे भी इसका असर पड़ सकता है, हमारे भी हाथ खाली हो सकते हैं। अगर अल्लाह ने हमें नवाजा है तो वो आजमाइश के लिए नवाजा है। अल्लाह ने अपनी नेमतों से हमें अगर यहाँ पर पहुँचाया है तो एक अल्लाह ताला की आजमाइश है, और उन आजमाइश वाले लोगों की मदद करना अव्वलीन हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए। तो ये कल जो शहादतें हुई थी उस पर अब भी दिल खून के आंसू रो रहा है, और मुझे उम्मीद है आप भी बढ़ चढ़ के इर्द गिर्द के, ज़रूरी नहीं आप कराची जाके उन्हीं की मदद करें, आपके अहलो अयाल, आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका शहर, अगर अपने अपना फ़र्ज़ हम अदा करेंगे तो ये हम बात पहुँचते पहुँचते पूरा जो माशरा है, ऐसी गुर्बत की जो एक जंजीर है या गुर्बत का एक साया है, उससे हम सबको आज़ाद करवा सकते हैं। जी, इस हुकूमत की तरजीहात, IMF से कर्ज़ा लिया गया 5 अरब 30 करोड़ डॉलर का, और उनके आप इलेक्शन से पहले के बयानात देख लें, बल्कि उससे पहले जब हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की कि हमने कशकोल तोड़ दिया, कोई इमदाद नहीं लेंगे, तो ये जो इमदाद ली गई है 5 अरब 30 करोड़ डॉलर की,
वो इसाक डार साहब ने क्यों ली है, इसे कौन देगा, कितने कितने टैक्सेस लगाए जाएंगे, बिजली महंगी, IMF के क्या शराइत हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और अब नवाज शरीफ साहब जो चीन गए थे, बहुत से मुआहदे हुए अमन व अमान के हवाले से। चीन की हुकूमत को तशवीश है कि वहाँ पर अगर वो अपने ताजर भेजेंगे कुछ पैसा लगाने के लिए, तो उनकी कौन गारंटी देगा कि उनकी जान की भी कोई पाकिस्तान की हुकूमत हिफाजत करेगी। तो बहुत से सवालात थे। सानिया कोयटा हुआ, उसमें नवाज शरीफ साहब ज़रूर कोयटा गए, लेकिन उसके बाद कितने मुजरम पकड़े गए हैं, कितने लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, कोई इतला नहीं है। तो खुदा न खास्ता ऐसा बस ये ना हो कि एक रूटीन बन जाए, एक धमाका हो, सानिया हो, उसके बाद थोड़े से दिनों के लिए कुछ मज़म्मती बयानात छपें, प्रोग्राम्स हों, वज़ीर आला वज़ीर आज़म जाएँ। पिछली बार तो ये भी नहीं होता था। चले इस बार मैं बार बार वही कहता हूँ कि कुछ ना कुछ लगता है कि वो कुछ चाहते हैं, या उनको ये जो एक लेबल है, जैसे उनका एक बयान था कि 20 बाज़ारों, 20 शहर, 20 गलियों पर मुश्तमिल एक कोयटा जो शहर है, वो लेवीज़, रेंजर्स, फ़ौज, उसके क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो इतना ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है कि शायद वो ये चाहते हैं कि अमन व अमान ज़रूर हो। और दूसरी तरफ ये एक अजीब बात हकीकत है कि अब अनारकली लाहौर में भी पिछले दिनों धमाका हो गया। तो पंजाब जो कि शहबाज शरीफ साहब ने कह रखा था दहशतगर्दों को कि भाई पंजाब में आपने दहशतगर्दी नहीं करनी, दीगर जगहों पे करनी है तो कर लें। तो इसमें आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब के जो हुकूम अदूली की है, ये वो कौन सा ग्रुप है जिसने अनारकली लाहौर, जो दिल है लाहौर में, उसमें जाके धमाका किया, 5 अफराद उसमें शहीद हो गए। तो ऐसा लगता है कि जो दहशतगर्द हैं वो बहुत से ग्रुप्स हैं। आपने जो वाक़या हुआ स्याहों की जो कत्ल है, उसमें जिंदल्ला का नाम आया, फिर लश्कर जंगवी एक पेश है। इस तमाम जो सानियात हो रहे हैं, तालिबान पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, कुछ अलहदगी पसंद जो तंजीमें वो भी इस तरह के काम कर रही हैं। तो बहुत से ऐसे ग्रोह हैं, बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो दहशतगर्द की एक नज़र में वो सब कुछ वो पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर रही हैं। तो इसमें अब लाहौर वो भी आ गया और कोयटा वो भी आ गया। तो अब हमारे हुक्मरानों को भी ये समझ लेना चाहिए कि जो दहशतगर्द हैं वो अलग हैं, उनकी मदद करना या उनकी मदद लेना, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जुर्म है। और एक मुसलमान की हैसियत से कातिल की मदद करना खुद एक कत्ल करने के मुतरादिफ है। तो शहबाज शरीफ साहब और उनकी जमात को अब ये ज़रूर होश के नाखुन लेना होगा कि अब लाहौर भी महफूज नहीं है। तो कुछ ना कुछ दहशतगर्दों को ये नहीं कि 112 लश्कर जंगवी के दहशतगर्द आपने मुफ्त में छोड़ दिए, और कुछ जो सीटें लेने की वजह से आपको तो कितना मैंडेट चाहिए, आपको कायद आज़म से बढ़ के लंबा और बड़ा एक मैंडेट आपको मिला है। तो कितना मैंडेट आपको चाहिए? कम से कम अगर लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो छोड़ें, दहशतगर्दों को छोड़ें, उनके बगैर आप फतह हासिल करें, बगैर जीतें और उनसे मुकाबला करें, दीगर पाकिस्तानियों की उनसे जान बचवाएं। ये चंद दिनों की एक आपको दोबारा मौका मिला है। क्या वो वक्त था कि जब आपको जंजीरें डाल के, हथकड़ियाँ डाल के मुल्क से भगा दिया गया और आप जाने पे मजबूर हो गए? यहाँ लंदन में कोई आपकी आवभगत नहीं करता था, होटलों में आप आराम से एक आम शहरी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वालिद का आपका जनाजा वहाँ पे उठा, आपको वहाँ पर जाने की इजाज़त ही नहीं दी गई। तो अगर आपको अल्लाह ने मौका दिया है तो फिर आप ये तमाम जो आपका माजी गुजरा है उससे कुछ अकल, उससे कुछ सबक हासिल करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि दोबारा कौम ने आपको एतमाद दिया है और वक्त दिया है कि आप दोबारा कौम की खिदमत कर सकें। तो फिर ये तमाम जो माजी को भुला के उनको नए इक़दाम करने होंगे। और ये जो स्विस केसेस हैं, आर्टिकल 6 है, इन चीज़ों से सबसे अहम जो चीज़ है मैं समझता हूँ कि एक आम पाकिस्तानी की जान है। पहले ये काम ख़त्म करें और उसके बाद मुशर्रफ भी उधर ही हैं, जरदारी साहब को भी आप अगर चाहेंगे टफ़ टाइम देना तो ये आप खेल इसी तरह का खेलते रहिए। चौधरी बरादान ने भी काफ़ी आपके साथ गुस्ताखियाँ की हैं, उनके साथ भी कोई मैच आपने खेलना है तो खेलें, लेकिन आम जो शहरी है सबसे अव्वलीन तरजीह मियाँ बरादरान की यही होनी चाहिए कि उनके जान और माल की हिफाजत करें। जी, लाहौर धमाके की बात हो गई और उसके बाद क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ और उसमें वेस्ट इंडीज़ में अब पाकिस्तान की टीम आज रवाना होगी। वेस्ट इंडीज़ में 5 वनडे मैचेस, 2 T20 मैचेस भी होंगे। शाहिद अफरीदी वापस आए और शोएब मलिक, कामरान अकमल, इमरान फरद भी गए और इकबाल कासिम जो चीफ सेलेक्टर थे ऐलान के साथ शाम को उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो बहरहाल अजीब जो बिहाइंड द कह लें कि कैमरा या बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे खेल होते रहे हैं, पुराने वक्तों से होते रहे हैं। ज़हीर अब्बास दौर में, फजल महमूद दौर में ऐसे खेल होते रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचना। खेल में क्या, हर मैदान में हम ऐसा करते हैं। तो ये अब पाकिस्तान की टीम क्या करेगी, नए जो लड़के आए हैं वो क्या करेंगे, क्या उनको बराबर मौका मिलेगा भी या नहीं? वेस्ट इंडीज़ में किस किस्म की पिचेस मिलेंगी? इन दिनों ट्रायंगुलर सीरीज़ हो रही है
तो पाकिस्तान को ये पता हो जाना चाहिए कि वहाँ पर किस किस्म की पिचेस बनाई गई हैं, वेस्ट इंडीज़ की क्या ताकत है, किन शोबों में वेस्ट इंडीज़ को हमने टफ़ टाइम देना है, क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस सीरीज़ में पाकिस्तान की टीम को देखनी है। आखिर में हॉकी टीम की बात कर रहे हैं। हॉकी टीम में पाकिस्तान ने मलेशिया में एक टूर्नामेंट खेला और जिसमें पाकिस्तान की 7वीं पोजीशन आ गई। और हॉकी में जहां विक्ट्री स्टैंड होता था ओलंपिक्स में, वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन हॉकी में पाकिस्तान का मेयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। और अब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान को एशिया कप जीतना होगा। और ये बहुत एक सुनहरी मौका था मलेशिया के इस टूर्नामेंट में, कम से कम विक्ट्री स्टैंड पे आ जाते तो वो वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट होना है उसमें क्वालिफाई कर लेते। लेकिन अब जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना भी पाकिस्तानी हॉकी टीम कभी सोच भी नहीं सकते थे, पुराने खिलाड़ी या इवन जो व्यूवर्स है, कि पाकिस्तानी हॉकी टीम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ हर्डल्स या कुछ इस तरह के क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेंगे। तो ये काम हो रहा है हॉकी में। और अल्लाह ना करे कि क्रिकेट का भी यही सूरत हाल रही और क्रिकेट में भी इसी तरह से मनमानियाँ होती रहीं तो फिर, और क्रिकेट की बात है कि कल जो है श्रीलंका पे जो हमला करने वाले दहशतगर्द थे उनको 1 माह के लिए नज़रबंद किया गया है। तो वो भी लश्कर जंगवी के एक दहशतगर्द जिनको श्रीलंकन टीम, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मैदान सुनसान है, जिन पर हमला हुआ और उसके बाद से पाकिस्तान में कोई खेल का इवेंट नहीं हो पाया, तो उस शख्स को 1 महीने के लिए नज़रबंद किया गया, कभी छोड़ दिया जाता है और बिल्कुल सीधा सीधा उस पर एक ऐसा उसको फ़ौरन सज़ा दी जाती ताकि दीगर जो अवाम है उसको पता होता कि ये जो काम हो रहे हैं इस पर हुकूमत सख्त नोटिस लेती है। और दीगर जो ICC है या दीगर खेलों को मुनक्कद कराने वाले इदारे उनको भी पता होता कि अब हुकूमत जो है वो चेंज है और ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है तो वो कुछ भी नहीं होता। तो इससे भी एक जगह साई होती है कि दहशतगर्दों को आसानी से छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर खेल के जो मैदान है सुनसान है। हॉकी भी उजड़ गई है और क्रिकेट भी तकरीबन उसी तरफ जा रही है। तो नाज़रीन, ये आज की खबरें थी और ब्रेक से पहले कुछ फ़ायदे की बात है वो भी सुनते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक भाई जी। नाज़रीन, फ़ायदे की बात में आपके लिए आज 2-3 फ़ायदे की बात मौजूद हैं, जल्दी से बढ़ेंगे आगे। और आज की फ़ायदे की बात में मैसेज ये होगा कि हम कहते हैं जी एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। और आज हम आपको बताएंगे कि 1 कैरेट आपने रोज़ खाना है और 1 कैरेट आप खाएंगे तब भी आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। गाजर आप 1 खाएंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल होने वाले हैं वो हम आज आपको बताएंगे। 1 गाजर अपने घर में रूटीन में आप बना लें, बच्चे, बूढ़े, बहनें, माएँ सारे मिलके जो है वो 1 गाजर रोज़ खाएं। आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे वो हम आपको बताते हैं जनाब। पहले तो गाजर में मौजूद है जितने भी विटामिन्स हैं उनमें मौजूद हैं मिनरल्स हैं, विटामिन B, C, G, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, सिलिकॉन, आयोडीन, सल्फ़र गाजर में मौजूद है। और किस तरह से गाजर आपकी हेल्प करेगा? 1 गाजर डेली सबसे पहले बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। गाजर में जो मौजूद है विटामिन A और एंटीऑक्सीडेंट जो बचाता है आपकी स्किन को सन डैमेज से, उसके बाद एक्नी से बचा के रखता है, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है गाजर। उसके बाद रिंकल्स जो पड़ जाते हैं आपकी स्किन में उसके लिए भी बेहतरीन है गाजर। और उसके साथ साथ जो हम सबका दिल चाहता है कि गोरी स्किन नज़र आए, बिल्कुल आपकी स्किन को ब्राइटर भी करता है। 1 गाजर आप खाएंगे, देखिए आपकी स्किन के कितने सारे आपको फ़ायदे मिल रहे हैं। आपकी स्किन ब्राइट होगी, आपके जो रिंकल्स हैं वो ख़त्म होंगे, प्लस ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है और आप एक्नी से बचकर रहेंगे। विटामिन A आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी स्किन के लिए। आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं, गाजर खाओ आई साइट तेज़ होगी। गाजर जो है वो आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आँखों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? विटामिन A और B मौजूद है जो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारी आई साइट के लिए रोज़ 1 गाजर खाएं, आपकी आई साइट जो है वो अच्छी होगी, आँखों की रोशनी अच्छी होगी। विटामिन A और B जो है आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा मदद देगा आई साइट को बेटर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। ये तो हो गई आँखें। अब बढ़ते हैं कैंसर की जानिब। जनाब, जिसे भी कैंसर है, अगर आपको कैंसर से बचना है, आज से आप गाजर खाना शुरू हो जाएं, आपको किसी किस्म का कोई कैंसर नहीं होगा। और जिनको कैंसर है वो भी 1 गाजर डेली खाइए। फिर बताते चलूँ कि अगर कोई ज़्यादा बीमारियां हैं तो प्लीज़ अपने GP, अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। कैंसर के लिए बेहतरीन है गाजर, ज़रूर आप खाइए क्योंकि इसमें इम्यूनिटी पावर होती है जो आपको कैंसर से बचाता है। जो आपकी कैंसर है तो उसमें मदद करता है, हेल्प करता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद जिसको भी बहुत बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो 1 गाजर रोज़ खाए या 1 गाजर का जूस पिए। जनाब, अब कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करेगा?
एक गाजर आप रोज़ खाएंगे तो जो भी कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में है उसको कम करेगा, रिड्यूस करेगा, रिमूव करेगा। एक गाजर का जूस ले लें, एक गिलास, या एक फ्रेश गाजर खाएं तो कोलेस्ट्रॉल की जिसको भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाता है ये दिमाग जो सारा दिन चलता है, इस दिमाग के लिए भी गाजर इस ब्रेन के लिए भी गाजर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गाजर जो है आपकी मेमोरी पावर, बच्चों की मेमोरी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। कैरेट हैव मोर कैलोरीज विच हैव टू बूस्ट द मेमोरी पावर ऑफ अ चिल्ड्रन। जनाब ऐसी उसमें चीज़ें मौजूद हैं, कैलोरीज़ हैं जो मेमोरी पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, बिलखुसूस बच्चों की मेमोरी पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। बच्चे हों, बड़े हों, जितने भी हों, अपने ब्रेन को तेज़ करने के लिए, अपनी मेमोरी पावर को तेज़ करने के लिए रोज़ एक गाजर खाएं। अब जिसको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेस रिलीफ, बेस्ट स्ट्रेस रिलीफ है गाजर का जूस। कैरेट जूस आप निकालें, 2 मिनट में निकल जाएगा। जिसको भी स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एक गिलास गाजर का जूस पिएं और अपने स्ट्रेस को दूर करें। आगे बढ़ते हैं। एक सेहतमंद दिल के लिए गाजर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक गाजर खाएंगे तो आपका दिल जो है हमेशा सेहतमंद रहेगा। हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा गाजर जो है फ़ायदेमंद है, और जो ये गाजर खाने से जो है हार्ट अटैक का रिस्क भी जो है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आप अपने रूटीन में गाजर खाएंगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, हार्ट अटैक होने का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और गाजर जो है बेस्ट और पावरफुल एंटीसेप्टिक भी है, बिल्कुल एंटीसेप्टिक गाजर। आपको मैं आज बताऊं, अगर कोई आपका हाथ जल गया है, बर्न हो गया है, तो आप बॉयल गाजर उस पर लगाएं या कच्चा गाजर भी लगाएं तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। गाजर को जो है चाहे तो आप छिलके उतारें, नहीं उतारें, वैसे भी अगर आप कहीं कट हो गया है, कोई जल गया है, तो उसमें आप गाजर लगाएं। गाजर इज़ वेरी वेरी बेस्ट एंटीसेप्टिक, और जो ये इन्फेक्शन से आपको बचाता है, कहीं जल गया है, कट गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, बॉइल्ड गाजर आप लगाएं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको इन्फेक्शन नहीं होने देगा। एंटीसेप्टिक है और सबसे बढ़कर एंटी एजिंग है गाजर, और आप गाजर खाएं। और इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो हेल्प करता है एंड एजिंग प्रॉब्लम जो आपको होती है, सेल्स में जो एजिंग सेल्स होते हैं उनकी बॉडी में जो है हेल्प करता है। तो गाजर जो है वो एंटी एजिंग भी है। और जनाब ब्रेक का वक्त भी है और इसको मैं यहीं रोकूंगी, और इंशाल्लाह ज़ोरे हिदायत में हम होंगे और आप होंगे और फ़ायदे की बातें ही होंगी और बड़ा टाइम भी होगा। ब्रेक पे जाने से पहले एक मैं आपको और देती जाऊँ टिप ऑफ द डे या फ़ायदे की बात आज की ये, अपने तकिए के नीचे से मोबाइल निकाल दीजिए, अपने बेड के पास भी जो डेस्क है वहाँ से भी मोबाइल हटा दीजिए। मोबाइल आप जहाँ सोते हैं आसपास कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। चार्ज भी आप नहीं करेंगे। अगर आपका बेड आप जहाँ सो रहे हैं वहाँ से कोसों दूर आप अपने मोबाइल को चार्ज रखें रात भर। अगर आप SMS या फेसबुक नहीं देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको दूर रखें, क्योंकि इसमें से जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो आपके ब्रेन को डैमेज करती हैं। ना सिर्फ ब्रेन को डैमेज करती हैं, आपको हेडेक की प्रॉब्लम रहेगी, और ना सिर्फ हेडेक की प्रॉब्लम रहेगी बल्कि आपके अंदर मस्कुलर पेन भी हो जाएगा, आपकी बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा। ये जो थाउजेंड्स जिसे कहते हैं रेडिएशन निकलती है, बेइंतहा हार्मफुल ये रेडिएशन है। तो आज की फ़ायदे की बात का मैसेज ये, आप अपने मोबाइल को अपने पिलो से, अपने सर से और सोने जब लगें तो कोसों दूर रख दें। वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, फारूक भाई। वाह जी वाह, बेहतरीन फ़ायदे की बातें नाज़रीन आपने सुनी, और वाकई ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे इस्तकबाल माह रमज़ान, तो क्या किस अंदाज में हमने इस्तकबाल करना है माह रमज़ान का, बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।